Hello students, so in the continuation of this chapter rotational motion, today we are going to continue the topic moment of inertia. So students, पिछली क्लास में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में कवर किया था और रोटेशनल मोशन हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही पैशनेटिंग चैप्टर रोटेशनल मोशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशनल मोशन का बेस है, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन बहुत एक्सटेंट तक अफेक्ट होती है, वो हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। और मैं जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसको मैंने पूरी तरह से इलेबोरेट किया था। जैसे कि मेरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाली थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो ट्रांसलेटरी मोशन में मास का होता है। मतलब ये तो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ ही चुके हैं ना कि भाई इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, ओके, या मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब मास और इनर्शिया एक ही बात होती है, या तो मास बोल दो या इनर्शिया बोल दो। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के मूवमेंट हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क हो गया, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो पिछली क्लास में मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर, I इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, अगर कोई रिजिड बॉडी हमारे पास है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास है, तो उन सभी के मासेस पार्टिकल्स के m1 m2 m3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 r2 r3 होती है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं I इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि m मास का कोई अगर मेरा पार्टिकल है और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। मतलब mr square is the moment of inertia of a particle of mass m rotating about an axis at a perpendicular distance r। और बच्चों, आपको ये तो ध्यान होगा, मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, बताओ दिया था कि नहीं? सर होमवर्क तो आपने, हम तो भूल गए। अरे होमवर्क को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क था। मैंने आपसे कहा था कि जो एनसीईआरटी बुक में जो टेबल बनी हुई है अलग अलग बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आपको लर्न करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सभी बॉडीज के जो सिमेट्रिकल शेप की बॉडीज होती हैं उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने के लिए दिए थे, क्योंकि अब हम उनका एक्सटेंसिव यूज करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक में, इसी चैप्टर के अंदर, और न्यूमेरिकल में उनका काफ़ी यूज़ होगा। तो आपको मैं समझता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने तैयार कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मास जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन में मास का काम होता है, और ये मास काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है सभी फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ F इज इक्वल टू एम ए और मैं लीनियर मोमेंटम लिखूं P इज इक्वल टू एम वी, ओके, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में मास इज रिलेटेड टू फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू डिफरेंट पैरामीटर्स। सो उसी तरह से हम बहुत स्मॉल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी करने जा रहे हैं, हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस चैप्टर में मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों ही चीजें, चार की चार फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। अब इनका रिलेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है आई। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं यूजुअली करता हूँ, एक रिजिड बॉडी में लेता हूँ, इसको रोटेट कराता हूँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस रिजिड बॉडी में m1 मास का पार्टिकल r1 डिस्टेंस पर है, m2 मास का पार्टिकल r2 पर है, m3 मास का पार्टिकल r3 पर है, एंड सो ऑन। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो पार्टिकल्स में सर्कुलर मोशन होगा। तो अब देखो आप यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू m1 मास पे कितना लगेगा,
टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता ही है, R1F1 प्लस M2 मास पे कितना लगेगा, R2F2, RF साइन थीटा होता है ना, और थीटा तो 90 है क्योंकि यहाँ पर R1, R2, R3 आर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक होने वाला है। सो टाउ इज इक्वल टू R1, F इज इक्वल टू M मैंने वहाँ पर लिख दिया, M1A1 प्लस R2, F2 इज इक्वल टू M2A2 एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब मैंने आपको एक और डेरिवेशन लास्ट में चलते टाइम जब मेरी क्लास एंड हो रही थी तो बताया था कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, उसमें रिलेशन का फॉर्मूला है। याद आया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। ए इज इक्वल टू आर अल्फा ही तो आपने बताया था। ए अगर लीनियर एक्सेलरेशन है और आर मेरी रेडियस है सर्कल की और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। भाई ये स्मॉल स्मॉल रिलेशंस हैं, आपको इनको याद रखना है और इनको एक्सटेंसिवली यूज करके इनको एंजॉय करना है, प्ले विद देम। सो R1, अब मैं यहाँ पर A इज इक्वल टू आर अल्फा लिखने वाला हूँ, R1 M1 R1 अल्फा प्लस R2 M2 R2 M2 R2 अल्फा, मतलब A1 को लिख दिया मैंने R1 अल्फा, ओके, A2 को लिख दिया R2 अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप R1 अल्फा लिख रहे हो R2, अल्फा 1 अल्फा 2 क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे यही तो बात है, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके सभी पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो अगर वो किसी फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो उसके सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों होगी भाई? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ओमेगा सेम है और r अलग है तो v अलग होगा कि नहीं? इसी तरह से अगर कोई बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी, बट उनका लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होने वाला है। a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा। अब देखो कितना हो गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अल्फा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये मेरा आ गया सिग्मा आई। इस ये जो सम वाली जो सीरीज है, दिस कैन बी रिटन एज समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा। कुछ याद आया कि नहीं? ये क्या है? ये तो हमारा आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इज इक्वल टू, बहुत फेमस रिलेशन, बहुत बेसिक रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ चुका है और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा की ही डेरिवेशन हम कर रहे थे। दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो स्टूडेंट्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन हो गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बहुत फेमस रिलेशन है, बहुत कॉमन रिलेशन है। यू विल श्योरली एंजॉय दिस रिलेशन। चिल्ड्रन आर मैड अबाउट दिस रिलेशन। जैसे एफ इज इक्वल टू एम में होता है, इसी तरह से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, क्योंकि जो पैरामीटर्स ट्रांसलेटरी मोशन में थे उनके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में पैरामीटर आ रहे हैं। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जब बॉडी रोटेट करेगी, जब बॉडी घूमेगी तो उसमें टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है ना। तो जब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन हमें पता होगा तभी हम उसके बारे में कुछ डिस्कस कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरी डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम वही एज यूजुअल जो मैं करता हूं, मैंने कोई रिजिड बॉडी लिया, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया और इसके अंदर मान लो m1 मास का पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे, m2 मास का r2 पे, m3 r3 पे एंड सो ऑन। पार्टिकल्स विल मूव इन ए सर्कल। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था सर? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी कुछ था कि या मैंने यहाँ लिख दिया ना, L इज इक्वल टू आर पी और P इज इक्वल टू एम वी आर। आर पी साइन थीटा, थीटा हमारा 90 हो गया, तो ये कितना हो गया R1 P1 प्लस R2 P2। पूरे सिस्टम का, पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम R1 P1 प्लस R2 P2 एंड सो ऑन, और P इज इक्वल टू एम वी। सो R1 M1 V1 प्लस R2 M2 V2। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा।
तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा R1 m1 R1 ओमेगा प्लस R2 m2 R2 ओमेगा एंड सो ऑन। अब फिर वही प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आप कहोगे सर आप R1 लिख रहे हो, m1 लिख रहे हो, ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखते हो, आप R2 लिख रहे हो, m2 लिख रहे हो, ओमेगा 2 क्यों नहीं लिख रहे हो। यही तो बात मुझे बतानी है, यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो उसके सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि बॉडी रिजिड है और पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के अंदर होते हैं। तो मेरा ओमेगा सेम आएगा, लेकिन v अलग अलग होगा, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखें कि किसी भी रिजिड बॉडी की रोटेशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, बट v अलग अलग होगा। मैं यहां पर फिर कर देता हूं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओमेगा को मैंने यहां लिख लिया, सो L इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर। इस पूरी सीरीज को समेशन की फॉर्म में लिख लिया, और L इज इक्वल टू ये मेरा क्या आ गया, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दो रिलेशन, बहुत फैंटास्टिक रिलेशन, बहुत यूजफुल रिलेशन हमारे आ चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बेस होता है, फंडामेंटल होता है रोटेशनल मोशन का। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इनकी एनालॉजी देखो, F इज इक्वल टू एम ए की जगह टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आया, P इज इक्वल टू एम बी की जगह L इज इक्वल टू आई ओमेगा आया कॉरस्पॉन्डिंगली। तो अब मेरा जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल था वो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेट होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहां पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पढ़ा ही है। क्या होता है सर? सिंपल होता है, अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स ना लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमने तो ये स्टडी किया है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स की जगह कौन आएगा? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम की जगह कौन आएगा? एंगुलर मोमेंटम। सो इन द सिमिलर वे आई कैन स्टेट माई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का मैं एक बार आपको रिलेशन बता देता हूं। देखो, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, फाइन। अब क्या करते हैं, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आया। देखो, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके, और आर क्रॉस एफ को लिख लिया डी पी बाई डी टी, और ये आ गया डी वाई बाई डी टी, और आर क्रॉस पी, और ये आर क्रॉस पी क्या होता है? डी एल बाई डी टी। ये डेरिवेशन, ये टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इफ टाउ इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज इफ टाउ इज इक्वल टू 0, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0, सो डी एल इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो एल वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन आया था? L इज इक्वल टू आई ओमेगा, सो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो आई वन ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई टू ओमेगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भरे हुए हैं। कई सारी बुक्स में आपको काफी इंटरेस्टिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल सिचुएशंस मिल जाएंगी। देखो क्या होता है, कोई भी जो रोटेटिंग सिस्टम है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, राइट? तो आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इस आई को डिक्रीज करता हूं तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, और इस आई को अगर इंक्रीज करता हूं तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे, आई ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहना है ना। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लो आप रिवॉल्विंग स्टूल पर बैठे हुए हो और आपको रिवॉल्व करा दिया जाए, आपके हाथ में डंबल है, आर्म्स आर स्ट्रेच्ड, सो व्हेन यू फोल्ड योर आर्म्स देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज्ड, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से।
आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज। सो आई डिक्रीज होने से, क्योंकि आर डिक्रीज हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो वेट की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, तो आई कम हो गया, तो ओमेगा ज्यादा हो गया, स्टूल विल स्टार्ट रिवॉल्विंग विद फास्टर एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जो बैले डांसर होती हैं, जो आइस स्केट्स पे डांस करते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपनी आर्म्स को फोल्ड करके आई रिड्यूस कर लेते हैं, ओमेगा इंक्रीज हो जाता है, और आर्म्स आर स्ट्रेच्ड देन आई इज इंक्रीज्ड, ओमेगा रिड्यूसेस। ओके, जो समर साल्टिंग होती है, जो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं काफी ज्यादा हाइट से, तो इन द एयर दे फोल्ड देयर बॉडीज, आर्म्स और बॉडी को फोल्ड कर लेंगे, तो उनका आई कम हो जाएगा, ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। एंड देन व्हेन दे लैंड ऑन द पूल ऑफ वाटर, देन दे स्ट्रेच देयर आर्म, देयर लेग्स, देन ओमेगा रिड्यूसेस बिकॉज आई इंक्रीजेस। सो दिस इज हाउ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज यूज्ड थ्योरेटिकली। काफी सारे न्यूमेरिकल्स आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अभी हमारी एक दो क्लास और इस चैप्टर की होंगी, फिर ये चैप्टर हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको होमवर्क थोड़ा सा दिया है उसको सीरियसली आप लेना। आप सभी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अभी भी आपने याद नहीं किए तो आप लर्न कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उनका यूज करूंगा थ्योरम ऑफ एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस में। ओके, तो प्लीज जरूर से आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली जो टेबल है उसको लर्न करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।